Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome back to the lecture series of Indian Polity. और आज हम देखने वाले हैं आर्टिकल 17 एंड 18 जो कि बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। दोनों ही बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, तो चलिए फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया जाएगा एंड फॉरबिड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, नहीं मानता है, और अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो ही विल बी पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर लॉ के अंदर पनिशेबल है तो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कोई लॉ भी होगा। आर्टिकल 35 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि जो पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट देने के लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है टू मेक द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉफुल। तो इस 35 आर्टिकल को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट इन 1955, जिसको 1976 में अमेंड किया गया और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए, और इसका नाम रखा गया द प्रोटेक्शन एंड सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस एक्ट के अंडर अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा तो उसको 6 महीने की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, या फिर उसको फाइन देना पड़ सकता है 500 का, या फिर दोनों ही चीजें उसको देनी पड़ सकती हैं। एक्चुअल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, इस टाइम पे तो इंडिया में अनटचेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था उस टाइम पे अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। लोग जो निचली कास्ट के लोग होते थे ना, जो लोअर कास्ट के, उनको अछूत माना जाता था, उनको पब्लिक प्लेसेस पे एक्सेस नहीं दिया जाता था, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज थी वहां पे वो नहीं जा सकते थे, जो कुआं होता था, वेल, टैंक्स, वहां के वो पानी नहीं पी सकते थे, उनको इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता था, लोग इतना ज्यादा उनको बहिष्कृत करते थे। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस भी हैं, जिसमें पहला केस है देवराजा वर्सेस पद्मना का केस। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 17 में जो वर्ड यूज किया गया ना अनटचेबिलिटी, इसको इसके ग्रामेटिकल सेंस में नहीं लेना है बल्कि प्रैक्टिकल सेंस में लेना है। यानी कि जैसे अनटचेबिलिटी, अगर मैं ये बोलूं किसी को ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है, सपोज कोई स्किन डिजीज है, अगर मैं उसको टच करती हूँ तो उसके टच करने से मुझे भी वो डिजीज हो सकती है, तो वहां पे अगर मैं उसको दूर रख रही हूँ, नहीं छू रही हूँ, तो ये अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा। आपको इसके लिटरल सेंस में नहीं लेना है। अनटचेबिलिटी से यहाँ वो जो छूत अछूत वाला जो सिस्टम एक चल रहा था ना, उस सिस्टम को तोड़ने के लिए ये आर्टिकल बनाया गया था। तो इस केस में यही कहा गया था कि अनटचेबिलिटी जो वर्ड है उसको उसके लिटरल सेंस में नहीं समझना है, ग्रामेटिकल सेंस में, बल्कि वो जो प्रैक्टिस हिस्टोरिकली चल रही थी इंडिया में एक कस्टम के फॉर्म में, उसकी तरह से अनटचेबिलिटी को समझना है। एक केस और है पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, एशिया प्रोजेक्ट वर्कर्स केस भी बोलते हैं इसको। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 17 इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू। अभी तक हम देख रहे थे कि सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है या फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। सेम वे जो आर्टिकल 17 है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए भी अवेलेबल है, यानी जो सिटीजन्स हैं, नॉन सिटीजन्स हैं, ये हर किसी के लिए ये आर्टिकल इक्वली एप्लीकेबल होगा। सेकेंड आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बात करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। इट अबॉलिशेस टाइटल्स एंड मेक्स 4 प्रोविजंस इन दिस रिगार्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा स्टेट कोई भी टाइटल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। टाइटल से क्या मतलब समझते हो? एक्चुअल में पहले इंडिया में कैसे टाइटल्स मिलते थे? राजा, सम्राट, महाराज, ये सारे टाइटल्स मिलते थे लोगों को। तो इंडिया ने ये कहा कि ये जो टाइटल्स पहले इंडिया में एग्जिस्ट करते थे इसे हम खत्म करते हैं, अबॉलिश करते हैं, हम किसी भी टाइटल को रिकॉग्निशन नहीं देंगे। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने 4 प्रोविजंस बनाए। पहला प्रोविजन ये था कि इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन ऑन एनीबडी वेदर अ सिटीजन और फॉरेनर। चाहे कोई सिटीजन है या कोई फॉरेनर है, जो स्टेट है वो किसी को भी कोई भी टाइटल नहीं प्रोवाइड करेगी एक्सेप्ट मिलिट्री। अगर टाइटल है मिलिट्री से रिलेटेड तो मिलिट्री टाइटल आप दे सकते हो, या फिर अगर एकेडमिक टाइटल है, एकेडमी से रिलेटेड अगर कोई डिस्टिंक्शन आप दे रहे हो तो वो आप दे सकते हो। अदरवाइज और कोई टाइटल स्टेट नहीं देगी। दूसरा प्रोविजन ये कहता है इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। अगर कोई इंडियन है और उसे कोई फॉरेन स्टेट में अगर कोई टाइटल प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोज यूएस से अगर मुझे कोई टाइटल दे रहा है
या ब्रिटेन अगर मुझे कोई टाइटल दे रहा है तो मैं अलाउड नहीं हूं उनका वो टाइटल एक्सेप्ट करने के लिए। तीसरा इसका प्रोविजन ये कहता है, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के अगर कोई फॉरेनर है, सपोज कोई यूएसए का बंदा है, लेकिन वो इंडिया में आके काम कर रहा है, इंडिया में कोई ऑफिस उसने होल्ड करके रखा हुआ है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में है, कोई स्टेट के ऑफिस में है, तो उस केस में वो किसी फॉरेन कंट्री से दिया गया टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। उससे प्रेसिडेंट का पहले कंसेंट लेना पड़ेगा। चौथा क्लॉज ये कहता है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट अमोल्यूमेंट्स और ऑफिस और फॉर्म एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फोर्थ प्रोविजन ये कहता है कि चाहे वो सिटीजन हो या फिर फॉरेनर हो, कोई भी अगर हमारे स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या कोई ट्रस्ट के अंदर है, अगर कोई काम कर रहा है हमारे स्टेट में, तो वो बाहर किसी कंट्री से कोई प्रेजेंट नहीं ले सकता है, कोई गिफ्ट नहीं ले सकता है, कोई अमोल्यूमेंट्स नहीं ले सकता है, या फिर किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के आप कोई टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, भले आप दूसरे कंट्री के हो। लेकिन अगर हम हमारे स्टेट में कोई ऑफिस होल्ड करके रखे हो, प्रॉफिट ऑफ ऑफिस, तो आप नहीं ले सकते हो दूसरे फॉरेन कंट्री से। ये 4 प्रोविजंस थे रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें एक केस है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 का केस। इस केस में बेसिकली पिटिशन फाइल की गई थी चैलेंजिंग नेशनल अवार्ड्स। जो नेशनल अवार्ड्स होते हैं जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, इन नेशनल अवार्ड्स की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जिसमें पिटिशनर ने ये बोला था कि आर्टिकल 18 ये बोलता है कि हम कोई भी टाइटल नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हम नेशनल अवार्ड्स जो दे रहे हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ टाइटल ही है, तो ये हम क्यों दे रहे हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये सारे जो नेशनल अवार्ड्स हैं, ये टाइटल्स नहीं है, ये एक वे है ऑफ अप्रिशिएटिंग। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करने का एक तरीका है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जो आर्टिकल 51A(j) है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ये भी बोलता है कि जो लोग हैं वो अगर एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, तो जो नेशन है उसको कॉन्स्टेंटली राइज करने के लिए, लेवल्स उसके ग्रो करने के लिए, उसके अचीवमेंट्स को पाने के लिए स्टेट को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 लोग आज अच्छा काम कर रहे हैं, उन 4 लोगों को आज अगर आप अप्रिशिएट करो, अवार्ड्स दे रहे हो, तो शायद उनको देख के 10 लोग और उस चीज को अचीव करने के लिए मेहनत करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं ना, इनकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और कहा कि ये वैलिड है, ये अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के अंदर नहीं आएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा टॉपिक था और बहुत ही ईजी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।